नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। 10th क्लास का अर्थशास्त्र भी मैं पढ़ा रहा हूं और इस 10th क्लास के अर्थशास्त्र में 4 अध्याय समाप्त हो चुका है। आज आपके समक्ष में 5वां अध्याय रख रहा हूं। 5वां अध्याय छोटा है, ये इसमें बहुत कम मटेरियल है, इस कारण आज ही के इस वीडियो में 5वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं निकाल के ले आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5वां अध्याय अर्थशास्त्र का 10th क्लास से संबंधित। इस अध्याय का नाम है रोजगार एवं सेवाएं, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। दोनों शब्द को पहले समझिए, क्या होता है रोजगार और क्या होती हैं सेवाएं, यानी एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, आजीविका अर्जित करने के विभिन्न तरह के कार्य करना रोजगार कहलाता है। आप अपना जीवन चलाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो सभी का सभी रोजगार है। जैसे कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये सारी तरह की जो सेवाएं हैं ये सब रोजगार हैं। यानी अपना जीवन चलाने के लिए कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो वही उसका रोजगार है, उसी को रोजगार कहते हैं। अब जरा समझिए कि रोजगार जब समझ गए तो थोड़ा सा बेरोजगारी पर चर्चा हो जाए। बेरोजगारी क्या है? कोई सक्षम व्यक्ति जो रोजगार पाना चाहता हो और उसे उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार और योग्यता के अनुसार ही पैसा नहीं मिल पाता हो तो वो बेरोजगारी है। अब एक और शब्द है बेरोजगारी से संबंधित, छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि कार्य में जितने किसान लगे हुए हैं, जितने फार्मर्स काम कर रहे हैं कृषि कार्य में, तो कृषि कार्य में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। अर्थात किसान आपको व्यस्त मिलेगा देखने को, परंतु इस समय जनसंख्या बढ़ जाने से खेत का जो क्षेत्रफल है वो, या खेत पर जो जनसंख्या का दबाव है बढ़ गया है। तो जनसंख्या बढ़ जाने से कृषि में ज़्यादातर छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आएगा, छिपी हुई बेरोजगारी किस में ज़्यादा है या किस में देखने को मिलती है, तो वो आप कृषि कार्य में मारेंगे। ठीक है, तो रोजगार आप समझ चुके क्या होता है, बेरोजगारी आप लगभग समझ चुके क्या होता है। अब जरा समझिए इस अध्याय का मुख्य जो बिंदु है वो है सेवाएं, सर्विसेज। सेवा ये क्या होता है? जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार मिलता हो वो सेवा है। किन किन चीजों पर? शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, दक्षता, ये 3 चीजें हैं जिसके आधार पर अगर आपको रोजगार मिलता है तो वो सेवा कहलाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने पढ़ाई की है और आप जब उनसे दिखाने जाते हैं तो वो आपसे फीस लेते हैं, वो अपने एजुकेशन का फीस लेते हैं, वो अपनी पढ़ाई, अपनी काबिलियत पर फीस लेते हैं। या वकील आप ठीक करते हैं तो वकील के पास ज्ञान है, नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पर वो अपना फीस निर्धारित करता है। या कोई मजदूर है आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसके कार्यशैली के अनुसार या उसके दक्षता के अनुसार कितना अच्छा काम करता है उस अनुसार उसका फीस या पैसा निर्धारित होता है। तो शारीरिक शक्ति से संबंधित कोई मजदूर, कार्य क्षमता कोई टेक्नीशियन जो आपके यहाँ आके आपका कूलर, पंखा या कोई चीज़ बनाता हो या आप उसके यहाँ जाते हो तो उसके पास कार्य क्षमता है। और दक्षता का मतलब अनुभव से है, दक्षता का मतलब एजुकेशन से है, यानी कोई कितना दक्ष है, कोई कितना निपुण है। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस जिसका बहुत अच्छा हो जाता है, जो बहुत अनुभवी डॉक्टर होता है वो ज़्यादा अच्छा इलाज कर पाता है। जो पुराने वकील हैं वो ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, ज़्यादा अच्छा अपने कैंडिडेट को डील करते हैं या केस को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं। तो 3 चीज़ें मुख्य हैं, शारीरिक शक्ति, कार्य दक्षता और कार्य क्षमता और दक्षता। ये 3 चीज़ों पर आधारित है सेवा सेक्टर, यानी कि सेवा का काम। अब आज के समय में देश में लगभग 60% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, परंतु जीडीपी में पढ़ा चुका हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का लगभग 55.1% जो
योगदान है वो सेवा सेक्टर का है, यानी सर्विस सेक्टर से जीडीपी में ज़्यादा योगदान है, 55% से ऊपर। अब रोजगार यानी एम्प्लॉयज और सेवा को समझने के बाद आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझिए। देखिए ये दोनों जुड़ा हुआ है, सेवा और रोजगार का दोनों का संबंध जो है वो अन्योन्याश्रय है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर रोजगार क्रिएट होगा तो सेवा सेक्टर बढ़ेगा। जैसे कोई व्यापारी बड़ा बड़ा व्यापार खोल रहा है, फैक्ट्रियां खोल रहा है, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े कंपनी खोल रहा है, तो वो अपनी कंपनी खोलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी कि उसका माल पहुंचाने वाला कोई आदमी होगा, उसके सामान को बेचने वाला कोई आदमी होगा, यानी कि सेवा सेक्टर बढ़ेगा। कोई किसान जो है अगर खेती बाड़ी उसका ज़्यादा पनपता है तो वो अपने कार्य में सहयोग के लिए विभिन्न लोगों को रखता है, वो सब का सब सेवा सेक्टर में आता है। तो रोजगार अगर बढ़ता है तो सेवा सेक्टर में भी वृद्धि होती है। तो इन दोनों का संबंध जो है वो अन्योन्याश्रय है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कितना है। इस अध्याय में पहला जो अध्याय था उसमें हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बारे में विस्तृत बताया है। यानी अर्थव्यवस्था देश का जो रुपए पैसे का व्यवस्था है वो कितने तरह का होता है। तो देश में रुपए पैसे की जो व्यवस्था है वो मुख्यतः 3 तरह की होती है। यानी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये 3 तरह का है। एक है प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर यानी टर्शियरी क्षेत्र जो है, यानी तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। अब इसमें से प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पहले अध्याय का वीडियो आप देखेंगे, डिटेल बताया हुआ है, शायद पहले भाग या दूसरे भाग में ही इसकी विस्तृत चर्चा है। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र के बारे में भी विस्तृत चर्चा है, तृतीय क्षेत्र के बारे में भी मैंने बताया है, लेकिन इस अध्याय का मुख्य बिंदु सेवा यानी कि तृतीय क्षेत्र से ही जुड़ाव है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सेवा क्षेत्र का जुड़ाव किस आर्थिक क्षेत्र से है, तो वो है तृतीय क्षेत्र जिसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो हमेशा ये 1 नंबर का प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ भी एक बार है कि सेवा क्षेत्र का जुड़ाव किस आर्थिक क्षेत्र से है, तो तृतीय आर्थिक क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर से सेवा क्षेत्र का जुड़ाव है। अब इसी पर डिटेल चर्चा होगी। अब आप समझिए कि तृतीय सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन पार्ट आता है, कौन कौन सा रोजगार ऐसा है जिसको हम सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूं आपको प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है यानी प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसका सीधा जुड़ाव प्राकृतिक या पर्यावरण से है। अगर कोई चीज की प्राप्ति आप सीधे पर्यावरण से करते हैं तो वो सब का सब प्राथमिक क्षेत्र का काम होगा। जैसे एक किसान मिट्टी की मदद से धान उपजाता है, गेहूं उपजाता है, फसलें उपजाता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर का आदमी है। कोई लकड़ी काटता है तो लकड़ी जो है वो पेड़ से प्राप्त होता है और पेड़ प्राकृतिक होता है, तो जो लकड़ी काट रहा है वो प्राइमरी सेक्टर का काम कर रहा है। कोई दूध बेच रहा है वो प्राइमरी सेक्टर का काम है, क्योंकि गाय कोई बना नहीं सकता, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, और वो दूध देती है, उसका आप उससे आपको दूध प्राप्त होता है, तो वो कार्य जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है। या कोई मछली मार रहा है तो मछली या तो आप तालाब से या नदी से मारेंगे, अब तालाब नदी जो है वो प्राकृतिक है, तो सीधा प्राकृतिक से जुड़ा जब होता है रोजगार का तो वो प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अब द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें प्राप्त हुई अगर आप उसी को प्रोसेसिंग करते हैं, उसी का आप मॉडिफाई रूप तैयार करते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। सीधा कहें तो जितना बिजनेस है, जितना फैक्ट्री बिजनेस वगैरह देख रहे हैं, उद्योग देख रहे हैं, वो सब का सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। अब इन दोनों की सेवा करने वाला जो क्षेत्र है वो है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों की सेवा करता है। अब जैसे
किसान भाई धान उपजाए तो धान को पहुंचवाएगा कौन, धान को मंडी तक ले जाएगा कौन, कोई ना कोई गाड़ी वाला ले जाएगा। तो वो गाड़ी वाला जो है, जो यातायात से जुड़ा हुआ है, वो तृतीय क्षेत्र का आदमी होगा, सेवा सेक्टर का आदमी होगा। अब किसी बिजनेसमैन ने कोई सामान बनाया और सामान बना के उसको मंडी तक ले जाना है, मार्केट तक ले जाना है या दुकान के पास पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, कोई ना कोई परिवहन वाला पहुंचाएगा। तो ये जो काम है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इन दोनों की सेवा करने वाला जो है वो सेवा क्षेत्र है। अब सेवा क्षेत्र को समझिए, कौन कौन सा सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा सेक्टर या कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो जरा समझ लीजिए, परिवहन, परिवहन, अब जितना भी परिवहन है वो चाहे पानी में जहाज चल रहा हो, पटरियों पर रेल दौड़ रही हो, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हो, ये सब का सब परिवहन है। तो जितना भी परिवहन है वो सब सेवा क्षेत्र में आता है। अब इस परिवहन में कुछ परिवहन जो है सरकारी हैं और कुछ गैर सरकारी हैं, माने प्राइवेट है। तो जितने भी परिवहन है, सरकारी हो या गैर सरकारी, वो सब के सब सेवा क्षेत्र में आएंगे, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है संचार। संचार का मतलब समझते हैं ना, ये जो फोनवा है ना जिससे हाँ हाँ हेलो हेलो करते हैं आप, ये पूरा का पूरा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं, एयरटेल, एयरसेल, वोडा, आइडिया, BSNL, ये सब का सब, जियो, ये सब का सब संचार के साधन है, संचार के माध्यम है या संचार वाली कंपनियां हैं। ये सब का सब सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसमें भी कुछ सरकारी हैं, जैसे BSNL सरकारी है, बाकी जो नाम बताए वो प्राइवेट है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, बैंक जो आप देख रहे हैं वो सरकारी देखें या प्राइवेट देखें, वो सब का सब बैंक जो है वो सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी तृतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब आपके पापा अगर बैंक मैनेजर हैं या बैंक में काम करते हैं तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा सेक्टर में काम करते हैं, किस आर्थिक क्षेत्र में वो काम करते हैं, तो आप कहिएगा कि तृतीय सेक्टर, यानी टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में वो काम करते हैं। और तृतीय क्षेत्र में को हम सेवा क्षेत्र भी या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो बैंकिंग जितना भी है, वो चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वो सब का सब सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीमा की जितनी कंपनियां हैं, बीमा कंपनी बहुत सारा है, बजाज एलायंस बीमा करवाता है। उसके बाद आप बहुत पॉपुलर नाम है, आप LIC करवाते होंगे, LIC का नाम सुने होंगे, ये बीमा कंपनी है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं जो पॉलिसीज कराती हैं, LIC पॉलिसीज लाती हैं, और इस तरह के LIC जैसी कंपनियां जितनी भी हैं, वो सब का सब बीमा कंपनी है, वो सब सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कानून की सेवा, अब कानून सेवा देने वाला भी प्राइवेट वकील है, सरकारी वकील है, जो भी ये वकील साहब हैं ये सब सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। विज्ञापन वाली जितनी सेवाएं हैं, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जिसको कहते हैं, ये अखबार जो आ रहा है आपके यहाँ, हिंदुस्तान आज, दैनिक जागरण, ये सब का सब सेवा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी विज्ञापन है या टीवी पर जितने भी ऐड आते हैं, वो सब का सब सेवा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब मार्केटिंग यानी विपणन, मार्केटिंग का मतलब जितना मार्केट में दुकान आप देख रहे हैं वो सब का सब सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तात्पर्य मेरा है कैफे, आपने देखा है कैफे जहां पर जाके कंप्यूटर वाला काम करवाते हैं, फॉर्म डलवाते हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद आप जो फैक्स करते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, ये सब का सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये सब का सब सेक्टर जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सर्विस सेक्टर है। इसके अलावा शिक्षा, अब शिक्षा प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट स्कूल भी है ना, सरकारी स्कूल भी है। तो ये सब का सब शिक्षा जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है। तो सरकार जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टरी का जितना काम है, वो सब का सब सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे क्षेत्र हैं, इससे और ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में इतना ही वर्णित है, इसलिए मैंने व्याख्या इतनी ही की, बताया आपको इतना ही। तो इतना सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है।
अब इसी में से कोई एक उठा के रख देगा, अब पूछेगा आपसे कि बताइए निम्न में से 4 को दे देगा ऑप्शन, निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन मारिएगा? बैंकिंग मारिएगा, काहे कि सेवा सेक्टर से वह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतने सारे सेक्टर आते हैं। मोटा मोटी जो आपके पुस्तक में है यहीं से क्वेश्चन आना होगा, आएगा 1 नंबर का। ठीक है, अब आते हैं सेवा क्षेत्र को आप समझ चुके हैं, ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया। अब इसमें सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं। पर प्रथम पंचवर्षीय योजना से जितनी पंचवर्षीय योजना चली, उसके बाद अब नीति आयोग वगैरह बना है। इस जो भी सरकार आती है वो लोगों को रोजगार देने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती हैं, या लोगों का भरण पोषण हो पाए, लोगों का जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, इन चीज़ों को वो पूरा कर पाए। इसके लिए बहुत तरह की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से लोगों को रोजगार मिलता है, जिन योजनाओं से लोगों को पैसे अर्न होते हैं, या जिन योजनाओं के बल पर या जिन योजनाओं की मदद से लोग अपनी आजीविका चला पाते हैं। तो कुछ योजनाएं हैं, आपकी पुस्तक में वर्णित था। यहां से 1 नंबर का सवाल ही आएगा, पूछेगा कि निम्न ये योजना कब चालू हुआ, कब शुरू हुआ। ठीक है, तो वो योजना 3 4 5 हमने निकाला है जो मुख्य है, और उसका बस आपको डेट याद कर लेना, मतलब डेट करने का मतलब सन याद कर लेना है, किस सन में वो स्टार्ट हुआ है। पहली योजना है काम के बदले अनाज, ये चालू हुआ 2004 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये चालू हुआ 1980 में। जवाहर रोजगार योजना ये चालू हुआ 1989 में। नरेगा ये चालू हुआ है 2006 में। इस पर विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। नरेगा को बहुत पिछले अध्याय में भी पढ़ना था, तो बृहद पैमाने पर मैंने बताया था इसके बारे में। तो नरेगा, जिसका आज में नाम हो गया है मनरेगा, 2009 में इसका नाम हो गया मनरेगा। तो नरेगा ये 2006 में चालू हुआ। स्वयंसेवी संस्थाएं, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका 2-3 दिन पहले वीडियो बना है, वो 1990 के दशक में चालू हुआ है। कोई डेट फिक्स नहीं है उसका कि इस सन में ही, लेकिन 90 का दशक यानी कि 1990 ही मानिए। तो इस तरह से 5 ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को रोजगार देने के लिए चालू की गई हैं सरकार के द्वारा। इसका बस कब कब चालू हुआ है वो आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है, इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न एक ही हमको इंपॉर्टेंट लगा। वैसे तो 2 प्रश्न इसमें से इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि सेवा सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर के महत्व को बताएं, तो कितना महत्वपूर्ण है ये जितना मैंने बताया उसी को मिला जुला के आप लिख सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न आता है कि बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग क्या है। यह प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है। क्या होता है बाह्य स्रोतीकरण या बाह्य स्रोत क्या होता है, इसको समझिए। जब बहुराष्ट्रीय या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी संस्था से प्राप्त करती है, तो इसे बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या समझ में आया? मैं एक कंपनी खोला हूं और कंपनी में मैं बाइक बनाता हूं। मेरे बाइक का नाम हैरोल्ड है। ये माना कि मैथ में आप लोग कहते हैं ना कि माना कि रामू का उम्र बराबर x, तो इसी मान लीजिए कि मैं कंपनी खोला हूं, आउटसोर्सिंग बता रहा हूं। मैं कंपनी खोला हूं, ये बाइक बनाता हूं और हैरोल्ड नाम का एक बाइक मैं बनवाता हूं। अब उस कंपनी में बाइक में आप देखे होंगे इंजन रहता है, सीट रहता है, डिक्की होता है, हैंडल पेंडल चक्का वक्का, बहुत सारा चीज होता है उसमें। तो बाइक की कंपनियां ज्यादातर सिर्फ इंजन अपने यहां बनाती है और कुछ पार्ट्स उसके बनाती है। बाकी जो चीजें हैं जैसे सीट है, चक्का है, टायर है, वो सब वो दूसरी कंपनियों से टैग किए हुए रहती है, दूसरी कंपनियों से उसका डील होता है और वो ही कंपनी उसके मानक पे, यानी कि हम जैसा क्वालिटी चाह रहे हैं वैसा हमने उनसे कहा कि आप हमको बना बना के दीजिए, तो वो कंपनी हमको देगी बना बना के,
इसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग। अब वो कंपनी देश की भी हो सकती है और कोई विदेशी कंपनी भी हो सकती है। अब आप जानते हैं रीबॉक की जो कंपनी है क्या सब चीज अपने बनाती है? रीबॉक का जो जूता तैयार होता है उसका सोल कोई और तैयार करता है, फीता कोई और तैयार करता है, चमड़ा कहीं और से आता है। तो जहां जहां से भी मटेरियल्स आ रहा है वो उसका आउटसोर्सिंग है। अब टाटा गाड़ी बना रही है 4 व्हीलर, अब ये 4 व्हीलर में जितना चीज है वो भाल्टू बनाएगी का? नहीं, भाल्टू के लिए दूसरा कंपनी से डील कर ली है कि हमको इतना mm का ऐसा ऐसा भाल्टू चाहिए, हमको ऐसा हैंडल चाहिए, हमको। तो मेन चेंचिस वो तैयार करती है, बाकी बाहरी चीजें जो हैं वो अलग अलग कंपनियों को वो जिम्मा दे दी हैं, उनको वो पैसा पेड करती हैं उनके। हाँ, ये कहती हैं कि हमको इस क्वालिटी का चाहिए। अब इस क्वालिटी पर अगर आपका माल खड़ा नहीं उतरेगा तो हम नहीं लेंगे। तो वो क्वालिटी मेंटेन करती है कंपनियां। तो वो जब आएगा माल लेके तो उसको क्वालिटी चेक होगा, फिर उसको रखा जाएगा, पैसा उसको दिया जाएगा। तो यही आउटसोर्सिंग है, ठीक है। तो जब कोई कंपनी किसी सामान को अपनी कंपनी के बजाय दूसरी कंपनियों से कुछ सामान जब लेती है, वो कंपनियां देसी भी हो सकती हैं, विदेशी भी हो सकती हैं, तो इसी को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, बाह्य स्रोती कहते हैं, ठीक है। लगभग आप समझ चुके होंगे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है वो है बीमारू राज्य। बीमारू राज्य कौन कौन है? एक शब्द है बीमारू, बना ही दिया गया बीमारू, BIMARU। हिंदी में भी बीमारू लिखते हैं, जैसे अमरूद वाला रू होता है वही रू। अब बीमारू कुछ राज्य ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर बड़ी पिछड़े हुए हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, जो बहुत गरीब हैं। गरीबी के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। बिहार में गरीबी है, इसके पीछे का कारण, या बिहार की आर्थिक स्थिति खराब है, इसके पीछे के कारण पर वीडियो बन चुका है। अब ये बीमारू राज्य में बस आपको याद कर लेना है कौन कौन सा राज्य है जो बीमारू है। तो बीमारू शब्द में ही राज्य का नाम छुपा हुआ है, BIMARU। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। ये 4 राज्य जो हैं ये बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। अब अगर मैप मैं बनाऊं आपको और मैं दिखा दूं कि हाँ कौन कौन राज्य ऐसा है जो बीमारू राज्य में आता है, तो उसको मैं इस तरह दिखा दे रहा हूं आपको, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ राज्य है ये। पहला राज्य है बिहार, ये देखिए यहाँ पड़ेगा बिहार। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य है, मतलब बीच है तो बीचे में पड़ेगा, ये रहा मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है राजस्थान, बिल्कुल इधर है राजस्थान, यहाँ मरुस्थल भी है, थार मरुस्थल यहीं पर है। अब एक है उड़ीसा, बिल्कुल तटवर्ती इलाके में स्थित है उड़ीसा, ये रहा आपका उड़ीसा। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र मैंने कलर किया है ये सारा बीमारू राज्य है। यही 4 गो राज्य का नाम आप याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन आपसे निम्न में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, तो हो सकता है ऐसे भी दे दे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चौथा दे दे ऑप्शन इनमें से सभी, तो सभी मारिएगा। तो इस तरह से यही इतनी चीजें इस अध्याय में छिपी हुई थी। इस अध्याय में हमको इंपॉर्टेंट यही लगा और इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, जैसा हमारा अनुभव है। तो ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो बनेगा 5वें अध्याय से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बनेगा। जैसा कि आपको पता है जितना भी मैं वीडियो बनाता हूं उन सब अध्याय, जितना भी अध्याय मैंने पढ़ाया है उन सब अध्याय के लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनता है। तो ये भी अध्याय समाप्त हुआ। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैं अगले दिन बनाऊंगा। आज ये अध्याय समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।